हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं टॉप 100 अरिथमेटिक का जो सीरीज है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें मैं पार्ट 1 पहले कर चुका हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। और ये क्या है, पार्ट 2 है। ऐसे कर करके क्या करूँगा, मैं टॉप 100 अरिथमेटिक का सीरीज को कंप्लीट करूँगा। इसमें मैं हर टाइप का अरिथमेटिक का क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि यदि 11 संख्याओं के सेट में पहली 6 संख्याओं का औसत 47.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, छठा नंबर खोजें यदि कुल मिलाकर औसत 47 था। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया उसको देखने 11 नंबर का सेट है, मतलब टोटल जो नंबर का सेट है, ठीक, वो 11 संख्याओं का है। ठीक, तो इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट जो 6 जो नंबर है, ठीक, उसका जो एवरेज है वो कितना है, 47.5। ठीक, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटी निकल जाएगा। ठीक, सम ऑफ क्वांटिटी में क्या आएगा, यही आएगा। फर्स्ट क्या है, 6 नंबर का सम क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ, जो जितने नंबर है उसे एवरेज का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 47.5 कितने नंबर है, 6, क्योंकि पहली 6 संख्याओं को बोला है क्वेश्चन में। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना है, 6 × 5 = 30, तो 3 × 50, 6 × 7 = 42, 3 × 45, 5 × 4, 6 × 4 = 24, 4 × 28, ये पॉइंट में है, तो 285 आ गया। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, मतलब जो लास्ट है, ठीक, लास्ट 6 नंबर का जो सम है वो इसी फार्मूला बेस पे आ जाएगा। यही वाला फार्मूला को हम लोग क्या है, इसमें भी यूज कर लेंगे। तो इसका एवरेज कितना है, 48.5 है, और नंबर कितना दिया है, 6। ठीक, तो फिर इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5 = 30, 3 × 8 = 48, 3 × 51 का 1, 5, 6 × 4 = 24, 5 × 29, ये पॉइंट में है, तो 291 इसका आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि कुल मिलाकर औसत 47 है, तो टोटल, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल जो नंबर है वो क्या है, 11 है, और एवरेज क्या है, 47 दिया है। तो टोटल जो नंबर का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 47 × 11 हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पे रख देंगे तो। ठीक, तो 11×7 = 77, 7, 11×4 = 44, 44×7 कितना होता है, 51। तो 517 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, छठा नंबर खोजा बोला है। क्यों, देखो, हम लोग मान के चलते हैं कि रो में कुछ लोग हैं, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट 6 बोला है, तो 3 3 6, तो इतना ले लेंगे, पहला 6। ठीक, तो इतना जो लिए थे हम लोग, इतना का सम कितना आया था, 285। उसके बाद लास्ट 6 नंबर का सम, और इसको 11 इसलिए लिए क्योंकि टोटल स्टार्टिंग में 11 है बोल दिया था। ठीक, फिर लास्ट 6 में क्या होगा, ये 6 इतना हो जाएगा, और इसका जो सम कितना है, 291 है। तो इसी का हमको क्या वैल्यू निकालना है, ये क्या है, सिक्स नंबर है। तो क्या है, इसमें भी यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि पहले हम लोग क्या है, जो फर्स्ट 6 नंबर का जो सम है उसको क्या प्लस कर देंगे लास्ट 6 नंबर के सम से। तो इसका वैल्यू क्या 285 है, और इसका वैल्यू क्या है 291। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, 8 16 17 7 1 2 4 1 5, 576 आ गया। ठीक, इतना आ गया। अब क्या है, टोटल जब जो सम दिया 517 दिया है, जो 11 और इतने जो आया है ये कितना है, 6 नंबर सम 6 नंबर सम मतलब 12 का है।
मतलब कि ये 2 बार आया है, ये जो 6 नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे टोटल जो 517 से माइनस कर देंगे तो हमको 6 नंबर आ जाएगा। जो 6th नंबर है, ठीक, उसका वैल्यू कितना आएगा? 576 से क्या करेंगे, 517 को माइनस कर देंगे। 517 ये, क्योंकि टोटल 11 का है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा टोटल का जो सम है 517 है 11 नंबर का। 517 से माइनस कर देंगे तो जो 6 नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। तो 7 से इधर एक चला गया, जो 6 में एक गया, कितना हो जाए 5। तो 59 क्या होगा, इसका वैल्यू 59 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट होगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि दो वस्तुएं ए और बी का लागत मूल्य 8:9 के अनुपात में है, और दुकानदार ने वस्तु ए और बी को लागत मूल्य से क्रमशः 25% और 12.5, ठीक है, परसेंट अधिक अंकित करता है। 12.5% अधिक अंकित करता है। यदि दुकानदार ए पर 15% और बी पर क्या है 10% छूट देता है, तो उसे कुल 100, ठीक है, 110.25 रुपए का लाभ मिलता है। वस्तु ए और बी का कुल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले देखो, लागत मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, लागत मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है ए और बी का, दो वस्तु हैं ए और बी हैं, उसका 8:9 दिया है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया मैं। अब इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसको 80x मान लेता हूँ, इसको क्या 90x मान लेता हूँ। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए और बी को लागत मूल्य से कम से 25% और 12.5% अधिक अंकित करते हैं, मतलब एमआरपी सेट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस में ही एमआरपी सेट करते हैं। तो यहाँ पे 80x कॉस्ट प्राइस है, और एमआरपी कितना सेट करेंगे, इसका 80x से क्या करेंगे, 125% निकाल लेंगे इसका। तब जाके क्या है 25% ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, और 25% ज्यादा करना है तो 125% निकाल लेंगे। खत्म, इतना समझ लो। ठीक, इसका 125% का 25 25 125 4 दूनी 8, 20 पंचे कितना आ गया, 100x आ गया। जो एमआरपी है वो कितना आ गया, 100x। इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 100x आ गया। ठीक, और क्या है, जो ए में क्या है 25% मार्कअप कर रहे हैं, अब बी में कितना कर रहे हैं 12.5%। तो उसमें भी सेम करेंगे। बी को कितना, बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, एक का कॉस्ट प्राइस है 90x है। तो 90x, इसका एमआरपी कितना हो जाएगा, जो बी का एमआरपी है वो कितना हो जाएगा 90x। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 12.5 का 1/8 होता है, इससे एक ज्यादा हो रहा है तो 9/8 से सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये क्या है, मैं परसेंटेज के बेसिक क्लास में ये सब चीज को बता चुका हूँ। ठीक, जो इजी पड़ता है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या नॉन में 810x हो जाएगा डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, इसका जो एमआरपी है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको आप रहने देंगे, पॉइंट में सॉल्व नहीं करेंगे। आगे में क्या बोल रहा है कि दुकानदार ए पर 15% और बी पर 10% की छूट देता है। फिर ए क्या करता है, एमआरपी पर डिस्काउंट देता है। लेकिन डिस्काउंट जब भी देते हैं हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एमआरपी पे ही देते हैं। ठीक, एमआरपी पे ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे एमआरपी कितना है, 100x है, और इसमें हम लोग डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं, 15% का। तो इसको क्या 85/100 कर देंगे, तो 0 0 कट जाएगा और 85x आ जाएगा, इसका जो सेलिंग प्राइस है। क्योंकि एमआरपी से हम डिस्काउंट निकालेंगे तो जो बचा हुआ रहेगा, जो भी एमआरपी में डिस्काउंट निकालेंगे तो जो बचा हुआ रहेगा वो सेलिंग प्राइस होगा। ये हम लोग का नॉर्मल बेसिक चीज है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है ए का, वो 85x आ गया। ठीक, अब बी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा, 810x डिवाइड बाई 8। 10% छूट दे रहा है तो 90 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। उससे क्या है 100 माइनस करके डिवाइड में 100 कर देना है। ठीक, 0 0 कट जाएगा, 9 9 9 8 72/8। अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट में निकाल लेंगे। 8 9 72, 8 1 8, 8 1 8 16, 8 5 40। ठीक, इतना आ गया। अब फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि तो उसे
तो उसे कितना 110, ठीक है, 10.25 रुपए का लाभ मिलता है। तो टोटल प्रॉफिट इतना मिलता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ए का प्रॉफिट कितना होगा? ए का सेलिंग प्राइस कितना है? 85। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 80। ये एक्स में है, ठीक, ये भी एक्स में है। तो ए का जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया? 5x आ गया। ये हम लोग निकाल लिए। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? बी में करेंगे। प्रॉफिट यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो बी का जो प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस यहाँ कितना दिया है? 91.125x है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 90x है। इसको करेंगे तो 1.125x आ जाएगा जो प्रॉफिट है। किसका? बी का प्रॉफिट। ठीक, इतना निकालिए। अब इन्हीं को हम लोग प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू कितना दिया है? 110.25 रुपए। तो इसको प्लस कर देंगे, 5x। ठीक, प्लस ही दिया है ना, प्लस। 1.125x, इसका वैल्यू कितना है? 110.25। ये क्या वैल्यू में दिया है? इसका है कितना हो जाएगा? 6.125x हो जाएगा। और 110.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 110.25 डिवाइड बाई कितना आएगा? 1.125। ठीक, अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 110.25। और नीचे में क्या है? 100 आ जाएगा, जो यहाँ कितना? 1000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? यहाँ 6.125 है, ठीक। तो 6125 यहाँ आ गया। 25 अगर 25 चौसौ 25 चौसौ, 25 एकम 25, ठीक। 25 दूनी 50, 25 चौसौ, 25 पचे 125। जीरो जीरो कट जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 24, 5 9 45। ठीक, फिर 7 से कट जाएगा। 7 7 49, 7 6 7 21, 7 9 63, 9 दूनी 18। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 18 आ गया। थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक। तो एक्स का वैल्यू यहाँ क्या हुआ? 18 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो एक्स का वैल्यू है वो कितना? 18 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी के कुल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब ए का कॉस्ट प्राइस प्लस बी का कॉस्ट प्राइस को प्लस कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा है तो ए का कॉस्ट प्राइस 80x माने थे। और बी का जो कॉस्ट प्राइस है उसको कितना माने थे? 90x। तो हम लोग क्या करेंगे? 80 और 90 कितना हो जाएगा? 170x हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 70 × 18। इसका वैल्यू कितना? 18 124 के 6 12, 18 कम 18, 18 12 कितना है? 30 होता है। तो 3060 और बी के कुल क्या है? कॉस्ट प्राइस होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका? सही होगा। तो ऐसे क्या है, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन में 3 में क्या बोल रहा है कि राहुल एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है। यदि उसी वस्तु पर वह लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% छूट देता है, तो पूर्व मामले की तुलना में अभी मामले में अर्जित लाभ के बीच का अंतर वस्तु के नए विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? ठीक, जब मार्कअप प्रतिशत 60%। ये मार्कअप सेम है, दो बार दे दिए यहाँ पे, ठीक। तो सबसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको नोट कर लेते हैं। राहुल एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। तो यहाँ के एमआरपी को क्या क्या पता है? 40% अधिक रखता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक। ये एमआरपी है, इसको समझना है। इसको ऑटोमेटिक समझ जाना कि वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से, क्योंकि क्रय मूल्य से अगर सेट करके रखता है तो एमआरपी होता है, मार्क प्राइस। तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होता है? 40 बटे इसको 100 कर देंगे। 2 4 2 5 10। इससे क्या है? एक ज्यादा हो रहा है तो 7/5 हो जाएगा। तो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया? एमआरपी ज्यादा होता है तो 7 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद क्या है? 25% की छूट देता है। तो 25% का छूट देता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5।
1/5 नहीं होता है, 25/100, 25 में 25×4 तो 1/4 होता है। और इसमें अगर छूट देता है, डिस्काउंट में देता है, तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे प्लस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे मार्कअप कर रहा था, मतलब बढ़ा रहा था, कम कर रहा है तो कम होगा। तो 4 में क्या है, 3 कम कर रहा है तो 1 बचा। 4 में क्या है, 1 कम कर रहा है तो 3 बचा, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या 3/4 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगा हमेशा सेलिंग प्राइस होगा, और ये क्या है, एमआरपी होगा। जब भी क्या है, डिस्काउंट का परसेंट में दिया रहेगा, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो जो ऊपर में जो वैल्यू आएगा हमेशा सेलिंग प्राइस रहेगा, और नीचे में जो वैल्यू आएगा हमेशा एमआरपी रहेगा। और जैसे ही क्या है, ये जैसे एमआरपी जैसे दिया है, तो एमआरपी वाला में क्या होगा, जो नीचे का वैल्यू होगा, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है, एमआरपी है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको क्या याद रखना। क्वेश्चन बनाते रहोगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एमआरपी और जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है 4:3 है। तो यहाँ पे क्या दोनों में एमआरपी दिया है, देखो। तो एमआरपी को क्या इक्वल कर देंगे, एमआरपी को इक्वल करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तीनों को मर्ज कर देंगे, कॉस्ट प्राइस अनुपात एमआरपी अनुपात सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4×5 = 20 हो जाएगा। एमआरपी दोनों का कितना होगा, 7×4 = 28, 7×4 = 28, दोनों में सेम है तो यहाँ 28 लिख देंगे। और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 7×3 = 21, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि तो पूर्व मामले की तुलना में अभी के मामले में अर्जित लाभ के बीच का अंतर वस्तु के नए विक्रय में कितना परसेंट है। ठीक। इसको एक्स नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, मैं हटा दे रहा हूँ। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है, 20 है। पहले हम लोग क्या है, एमआरपी 40% कर रहे थे, अब फिर बाद में क्या कर रहे हैं, एमआरपी को 60% अधिक कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस में ही करेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। तो एमआरपी का 60% अधिक करेंगे तो 160 ÷ 100 कर देंगे। इसमें क्या है, एमआरपी निकालेंगे। ठीक। तो 20×5 = 100, 5×3 = 15, 5×2 = 10। तो एमआरपी कितना आएगा, 32। तो ये फर्स्ट वाले का है, समझ लो। ये पहले का है, मतलब ये पहले का जितना भी है वैल्यू और रेशियो है, और ये कितना बाद का है, बाद का मतलब अभी का है। ठीक। कॉस्ट प्राइस 20 होगा, एमआरपी अभी निकाले थे 32, 32 होगा। अब डिस्काउंट दिया है कि नहीं दिया उसको देख लेते हैं। 25% का डिस्काउंट देता है, बोला है यहाँ पे 25% का डिस्काउंट देता है, तो 25% 1/4 होता है, डिस्काउंट दिया तो 3/4 हो गया। ठीक। तो 25% का डिस्काउंट, तो 4 क्या है, ये एमआरपी होता है जब भी डिस्काउंट करते हैं, और ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो एमआरपी 4, एमआरपी यहाँ 32 दिया है, तो 4 क्या, 32 के बराबर, एक कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। तो 8 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक। ऐसे ही कि आपको माइंड में इसको सॉल्व कर लेना है, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा, माइंड में सॉल्व कर लो। उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो पूर्व मामले की तुलना में अभी मामले में अर्जित लाभ के बीच का अंतर वस्तु के नए विक्रय मूल्य का कितना परसेंट। नए विक्रय मूल्य कौन है, 24 है। 24 विक्रय मूल्य में तो सेलिंग प्राइस होता है। और क्या है, पूर्व मामले की तुलना में अभी के मतलब पहले के मामले में की तुलना में अभी के मामले में लाभ के बीच का अंतर। तो पहले जो प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस होता है, तो प्रॉफिट है वो कितना है, 1 है, क्योंकि 21 से -20 करेंगे। और अभी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 24 -20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस बोला है, तो 4 - 1 का डिफरेंस कितना, 3 होगा। तो यही 3 जो है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है बोला है, अभी वाले सेलिंग प्राइस का। अभी वाला सेलिंग प्राइस 24 है, तो परसेंट निकालेंगे। ठीक। तो इसका परसेंट वैल्यू कितना होगा, 3×8 = 24, 8 दिन, 8×1 = 8, 8 दिन 16, 8×5 = 40। तो 12.5% होगा इसका वैल्यू। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक।
अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि 4 लड़कों और 8 लड़कियों ने एक तिहाई काम को 5 दिन में पूरा किया। उसके बाद 3 लड़के और 3 लड़कियां बढ़ गईं। 3 लड़के और 3 लड़कियां बढ़ गईं और उन्होंने 3 दिन में एक तिहाई और काम को पूरा कर लिया। यदि शेष कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए तो ज्ञात कीजिए कि कितनी लड़कियां और बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक। तो ये क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आज जो मैं करा रहा हूँ सब में क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मैं हमेशा एकदम इजी वाला, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि बस प्री इनकम से कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए क्या है, मैं सब मिक्सिंग वाला क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले 4 लड़के 8 लड़कियों ने एक तिहाई काम किया, मतलब 4 बॉय हैं और 8 क्या है, गर्ल हैं। इन्होंने मिलकर क्या किया, 5 दिन तक काम किया। ठीक। क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू डे। मैं टाइम एंड वर्क का पहले ही बेसिक वाला क्लास करवा चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, एकदम अच्छे से छोटा छोटा चीज को भी पूरा समझना है। तो आप क्या है उस वो क्लास को देख लीजिएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे होता है। तो वर्क इज इक्वल टू ये 4 बॉय प्लस 8 गर्ल इंटू 5। तो ये डे है। और इफिशियंसी बी और जी ये दोनों क्या है, इफिशियंसी है। तभी तो 4 बॉय होगा। तो बॉय क्या है, इफिशियंसी मान लो 1 है। तो 4 बॉय का 4 हो जाएगा इफिशियंसी, जो टोटल बॉय का। ठीक। तो ये बॉय का एफिशिएंसी है, तो एक बॉय का एफिशिएंसी है। ठीक। तो उसमें कुछ क्या, 4 लड़के ले रहे हैं 8 लड़कियां ले रहे हैं, तो उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी, इसलिए यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला ये होगा और वैल्यू यहाँ पे ये आएगा। इस चीज को ऐसा ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले क्या करें, एक तिहाई काम हो रहा है। टोटल मान लो जो वर्क है वो 90 यूनिट है मान लेते हैं। ठीक, एक मान के चल रहा हूँ। तो पहले क्या करें, एक तिहाई काम हो रहा है, तो 90 यूनिट का 1 तिहाई कितना होगा, 30 यूनिट काम होगा। ये करेंगे। उसके बाद फिर क्या कर, 3 लड़के और 3 लड़कियां और बढ़ गए, मतलब जुड़ गए उसमें। उसके बाद उन्होंने 3 दिन में एक एक तिहाई और काम किया। मतलब 90 यूनिट का ही एक तिहाई और काम करेंगे टोटल वर्क का ही। तो ये लोग भी क्या करेंगे, 30 यूनिट काम करेंगे। तो वर्क तो ये दोनों का इक्वल हो गया ना। ठीक। तो वर्क दोनों का इक्वल हो जाएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। टोटल क्या कर रहा हूं मैं, जो वर्क है उसको 90 यूनिट मान के चल रहा हूँ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू वर्क। ये दोनों जो काम कर रहे हैं, जितना भी लड़का या लड़की ऐड हो रहे हैं, दोनों का वर्क इक्वल हो गया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डे। इफिशियंसी इनटू डे। इनका इफिशियंसी कितना है, 4 बॉय प्लस 8 गर्ल। और डे कितना है, 5। फिर सेकंड बार में क्या है, 3 लड़के और 3 लड़के और बोले, मतलब जितने उससे और। तो 4 थे तो 3 और बढ़ जाएंगे, तो 7 बॉय हो जाएंगे और गर्ल 3 और बढ़ जाएंगे। 8 3 कितना, 11 गर्ल हो जाएंगे। और इनका जो टाइम दिया कितना है, 3 दिन। ठीक, यही इक्वल हो जाएगा। तो इसी सिंपल तरीके से ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। अब क्या, इसको सॉल्व कर देंगे। 5 20 बी प्लस 8 5 40 जी इज इक्वल टू 7 21 बी प्लस 33 जी। अब क्या है, 33 जी को इधर लाऊंगा तो 7 जी हो जाएगा। अब 20 को इधर चले जाऊंगा तो 1 बी हो जाएगा। तो गर्ल और बॉय का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 1:7 ये आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि शेष कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए तो ज्ञात कीजिए कि कितनी लड़कियां बढ़ाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले बार में क्या हुआ, जो वर्क है वो 30 यूनिट हुआ, एक तिहाई किए तो। सेकेंड बार में वर्क 30 यूनिट हुआ, टोटल 90 यूनिट माने थे तो। ठीक, इसको मान के चल, इसमें कुछ भी मानोगे तो ऐसा ही आएगा। तो बचा वाला जो वर्क 2 दिन में हो रहा है वो कितना यूनिट हो रहा है, 30 30 60 यूनिट हो गया था। तो 90 यूनिट में 60 यूनिट को माइनस करेंगे तो 30 यूनिट बचेगा। तब जाके तो तीनों का प्लस होके वर्क जो है 90 यूनिट होगा। तो ये भी तो इसी के वर्क के इक्वल हो गया, हो गया ना। ठीक। और इसको क्या कंप्लीट कर रहे हैं 2 दिन में। ठीक, 2 दिन में कंप्लीट मेरे को करना है। ठीक। उसमें कितनी लड़कियों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी जो क्या पहले हम लोग क्या किए, बॉय और गर्ल इतने थे, इस उसमें से क्या 3 3 बढ़ा दिए। तो 3 3 बढ़ाकर अगर 2 दिन में करेंगे तो क्या है, काम हम हमारा क्या है, कंप्लीट नहीं होने वाला।
इसमें क्या है, कुछ लड़कियां ऐड होंगी तभी जाके काम कंप्लीट होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो वर्क इज इक्वल टू वर्क कर देंगे। तो क्या है, इसका सेकंड वाला को ले लेंगे। यहाँ के 7 बॉय प्लस 11 गर्ल, ये क्या है, 3 दिन में काम करेंगे। कितना, 30 यूनिट। और ये लोग इसमें क्या कर रहे हैं, 7 बॉय तो बॉय सेम रहेंगे, और 11 क्या है, 11 में क्या है, कुछ हम लोग ऐड कर रहे हैं, मान लो एक्स ऐड कर रहे हैं। ठीक। और इसको कितने दिन में, 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, गर्ल में कुछ ऐड कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला है ओनली गर्ल में ऐड करना है करके। तो यहाँ बी का वैल्यू हम लोग 7 पुट कर देंगे और जी का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक। तो बी का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो यहाँ 49 हो जाएगा, यहाँ 11 × 3 इज इक्वल टू 49 प्लस 11 प्लस एक्स इंटू 1 × 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू 60 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, तो 49 प्लस 11 प्लस एक्स हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 6 तो 90 आ गया। अब 49 और 11 कितना हो गया, 60 प्लस एक्स हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 90 माइनस 60। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे 30 आएगा, मतलब 30 गर्ल बढ़ाए गए। अब क्वेश्चन में वही पूछा है कि कितनी लड़कियां और बढ़ाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। जैसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब क्या, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या है, मैं इससे भी और अच्छा अच्छा मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। अब क्या, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ए और सी द्वारा किसी कारक को करने में लिए गए समय का अनुपात 1:2 है। बी सी से क्या है, 166 2/3% अधिक कुशल है। ये द्वारा 6% कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लगता है। ठीक, पूरे कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर किया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या है, टाइम निकालेंगे। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले ए और सी का जो टाइम का रेशियो है वो कितना दिया है, 1:2 दिया है। ठीक। और बी और सी के इफिशियंसी का जो रेशियो कितना निकला है, बी सी से इतना परसेंट अधिक कुशल है बोल रहा है। मतलब बी है वो सी से क्या कर रहा है, इतना अधिक कुशल है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको फ्रैक्शनल वैल्यू बिना निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो 166 2/3 हो गया। तो इसको क्या निकालने, क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई, 6×3 = 18, 8×16 = 48, 49 प्लस 2 3, और क्या ये परसेंट में है, तो डिवाइड बाई कितना, 100 हो जाएगा। तो 500 3 डिवाइड बाई 100, 0 0 हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। और अधिक कुशल है बोल रहा है तो 8/3 हो जाएगा। तो इसमें से बी और सी में से अधिक कुशल कौन है, बी है। बी सी से अधिक कुशल है बोल रहा है। इसका जो इफिशियंसी का रेशियो है कितना आ जाएगा, 8:3 आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्या कर रहा है, 6% जो कार्य है उसको 6 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक, जो 6% कार्य है 6 दिन में पूरा करेगा, तो 1% कार्य कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। तो 100% क्या है, वर्क को क्या है, टोटल अपने आप में क्या 100% मानते हैं, कोई भी चीज हमेशा 100% ही होगी ना। 100% काम को 100 दिन में पूरा करेगा ये जो है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी टाइम, क्योंकि दोनों बी और सी एक ही काम को कर रहे हैं, काम एक ही को कर रहे हैं ना बी और सी। तो जब वर्क सेम होता है तो टाइम है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इफिशियंसी हो जाता है। मतलब डे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी हो जाता है। मतलब डे ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी कम होगा, इफिशियंसी ज़्यादा होगा तो उसका जो है टाइम कम लगेगा। मतलब एक काम को करोगे तो ज़्यादा इफिशियंसी करोगे तो टाइम कम लगेगा, कम इफिशियंसी के साथ काम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, टाइम का रेशियो 3:8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, टाइम का रेशियो है 1:2। तो एक का टाइम कितना आ गया यहाँ पे, 100 डे। तो ए का काम जब 100 डे आ गया तो सी का काम कितना हो गया, 200 डे आ जाएगा। 100 के बराबर हो जाएगा। तो
सी जब 200 डे आ गया तो यहाँ का वैल्यू कितना हो गया? 200 डे हो गया। तो 8 क्या है? 200 के बराबर हो गया। तो एक क्या है? 8 200 8 25 के बराबर हो जाएगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 75 डे आ जाएगा। तो हम लोग क्या है, टोटल डे आ गया। हमको डे का वैल्यू आ गया, ए बी सी के डे का वैल्यू हम निकाल लिए। यहाँ पे क्या है? डे का वैल्यू ए ए का डे का वैल्यू कितना है? 100 डे। और बी क्या है? 200 दिन में कर रहा है। और सी का क्या है? 75 डे में। और हम लोग क्वेश्चन में क्या बोले? बी और सी द्वारा मिलकर किया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, बी और सी। तो बी क्या है? 200 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, और सी क्या कर रहा है? 75 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। इन दोनों का क्या है? हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम मान लो 200 निकाल, 200 ही है। ठीक, 200 यूनिट है इसका एलसीएम में। क्या कि टोटल 200 यूनिट है, जो वर्क है टोटल 200 यूनिट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, एक यूनिट आ गया। इस डे को हटा देता हूँ वरना थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, उसका 75 के इसका 200/75 करेंगे। 25 8 200, 25 या 75, तो 8/3 यूनिट हो गया। और इसको मिलकर, अब जब भी देखो ये क्या टोटल वर्क होता है, और ये जो भी आता है ये इफिशियंसी होता है एक दिन का। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बेसिक। और ये क्या डे होता है, टाइम होता है। तो वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे है। और हम लोग क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो डे इज इक्वल टू क्या है? वर्क अपॉन इफिशियंसी होगा। यहाँ वर्क का टोटल 200 यूनिट दिया है, और इफिशियंसी दोनों का मिलके कितना है? तो मिलके कितना दिन में काम करेंगे बोल रहे हैं। तो 1 + 8/3। तो 200 यूनिट, 3 का 3, 8 3 11, 3 ऊपर चला गया। तो 600/11 हो गया। तो हमको कितना दिन लगेगा? 11 × 5 = 55। फिर 50 + 11 = 44। 6/11, तो 54, 6 से ही 11, इतना इसको दिन लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं? अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं भी क्या मॉडरेट लेवल का लेके आऊँगा क्वेश्चन, और उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो फिर मैं बहुत सारा वीडियो और सीरीज लेके आऊँगा। धन्यवाद।